हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ये 250 पेजेस की बुक को समराइज करके उसके कुछ की कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ट्रस्ट मी, ये बुक आपके पैसों को लेकर आज तक की सोच को पूरी कंप्लीटली चेंज कर देगी। इतना पोटेंशियल है इस बुक में और ये चीज़ आपके सामने इसी वीडियो के एंड तक प्रूफ भी कर दूंगा। देखो, ये वीडियो किसी भी नॉर्मल बुक की समरी जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी बुक की समरी है जिससे आपकी सोच बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो ये वीडियो को 1.25x पे चेंज कर लो। इस वीडियो में स्पेशली मुझे आप लोगों की इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने टोटल इस बुक में से 7 की पॉइंट्स निकाल के रखे हैं और हर एक पॉइंट के बारे में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देना है। जो भी आपका सवाल होगा शायद उसी तरह कई और के सवाल हो सकते हैं। तो ये जो सवाल के आंसर्स होंगे ये एग्जाम्स के आंसर की तरह तो बिल्कुल नहीं होंगे कि जैसे एक क्वेश्चन के पर्टिकुलर एक ही आंसर होगा। नहीं, एक क्वेश्चन के पर्टिकुलरली बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जो भी आपका जवाब होगा आप उसको अपने आप एक डाउट की तरह और अपने सामने वाले को एक लर्नर की तरह दे सकते हैं ताकि बहुत सारे लर्नर्स की एक सवाल से बहुत कुछ हेल्प हो सके। ज़्यादा सोचना मत, आपके दिल में जो कुछ भी आए बिंदास आंसर कर देना या फिर क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ गलत या सही कोई नहीं है क्योंकि सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। Let's start from point number 1, from the psychology of money. तो फाइनेंशियल डीएनए इस बुक में एक चीज है कही गई है जो हमारे मनी डिसीजंस को हम तुम्हारे फाइनेंशियल डीएनए पे डिपेंडेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, पैसे और इमोशंस को लेकर हिस्ट्री में से पास्ट में से हमको बहुत जुड़ाव और कनेक्शंस मिलते हैं जो कि देखते देखते बहुत ही पर्सनल हो जाते हैं। देखो, पैसे और इमोशंस का कनेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए। दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजन को जज करते हैं हम लोग क्योंकि हम उनको देखते हैं। अगर एक बंदा अपने लाइफस्टाइल को लेविशली खर्चा करता है, गुच्ची, प्राडा ऐसे बड़े बड़े महंगे ब्रांड्स के कपड़ों लाखों में पहन के दिखाता है, शो ऑफ करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, ये इंसान पैसे वाला है। अगर ये इतने पैसे फिजूल के खर्चों के अलावा कहीं अच्छे काम पे लगा दे तो बहुत अच्छा होता। वही दूसरी तरफ अगर हम एक बहुत ही नॉर्मली कंजर्वेटिव आदमी की तरफ देखते हैं कि देखो ये कितना ही कंजर्वेटिव है, कितना कम खर्चा करता है, कितना कंजूस है, ये सब बोलते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, उन दोनों के पर्सपेक्टिव में वो दोनों ठीक है और हम ही उनको जज करके गलत करते हैं। पर रियलिटी ये है कि तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस बस तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और अपब्रिंगिंग और अपने इन्वायरमेंट का ही रिफ्लेक्शन होता है। इमेजिन करो कि अगर ये तुम्हारे फिजिकल डीएनए की तरह हमारा पास्ट का रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल डिफाइन करता है कि फाइनेंशियल डीएनए किसे कहते हैं और तुम पैसों को कैसे देखते हो, ये अपना नजरिया चेंज करते हैं। एक तरफ कुछ पेरेंट्स बिल्स के साथ बहुत ही स्ट्रगल करते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ किसी को बिना मांगे कुछ भी मिल जा रहा है, लैविश लाइफस्टाइल। जैसे कि आज का कोई लेटेस्ट आईफोन, जैसे लेट्स से आईफोन 16 प्रो मैक्स बिना मांगे किसी को मिल जा रहा है और किसी को एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा।
इसी चीज़ को बिहेवियरल फाइनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इन ए सिंपल वे इसका मतलब है कि हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और फ्यूचर डिसीजंस उसी पास्ट डिसीजन पे डिपेंडेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक बार स्टॉक मार्केट में भारी लॉस हुआ है तो तुम सेकेंड टाइम स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से डरते हो। बहुत ही सुटेबल एग्जाम्पल है। चाहे तुम्हें कोई कितना भी प्रूफ्स दिखा दे या स्टडीज दिखा दे, रिसर्च दिखा दे कि देखो ये कि इतना रिटर्न मिलता है, इतना जो भी हो, लेकिन सिंस तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा है इसमें, तो तुम्हें ये डर लगेगा हमेशा कि नहीं, मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स को बहुत ही सेविंग करते हुए देखा है और अननेसेसरी खर्चे तो बिल्कुल नहीं करते। मेरे अननेसेसरी जिद नहीं उठाते, नहीं पूरे करते। जब मेरे दोस्तों के पास कॉलेज में बाइक्स थे जो कि केटीएम, रॉयल एनफील्ड से जाते थे आते थे, लेकिन तब मेरे पास नहीं था। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तब मेरे पास नहीं था। मैं सिंपल एक मेरा पुराना होंडा एक्टिवा लेके जाता था। हमेशा दिल में आता था कि कभी ना कभी मेरे पास ये वाली गाड़ी होगी, वो वाली गाड़ी होगी। लेकिन मैं खुद से हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, क्या मुझे उस समय उस चीज़ की ज़रूरत थी? टू बी ऑनेस्ट, नहीं थी। ये रियलाइजेशन आपको हिट करेगी तब जब आप अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर खर्चा करना बंद कर देते हो। मेरा पहला सवाल है, अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट के बारे में सोचो। क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हो? क्यों आप पैसे के पीछे भाग रहे हो? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। पॉइंट नंबर 2, कंपाउंडिंग इज द किंग। देखो, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पावरफुल फोर्स है जो कि वेल्थ बिल्डिंग के लिए बहुत ही मशहूर है, जिसको हमारे वॉरेन बफेट सर ने इंट्रोड्यूस किया था। वॉरेन बफेट बिलियनर एक दिन में नहीं बने थे। उन्होंने अपने लाइफ के फर्स्ट 60 इयर्स तक उतना पैसा नहीं कमाया था जितना पैसा आज उनके पास है, पर उनका पेशेंस और अर्ली इन्वेस्टमेंट की वजह से उनका नेट वर्थ एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे ग्रो करता रहा। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप अपने डिसीजंस फैक्ट्स के बेसिस पे लेते हो या इमोशंस के बेसिस पे लेते हो? एंड दैट्स ब्रिंग अस द नेक्स्ट पॉइंट, द की टू हैप्पीनेस इज एनफ। क्या कभी सोचा है आपने कितना पैसा आपके लिए काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सबको कंफ्यूजन में रखता है हमेशा। लिटरली मुझे भी। ऐसे हम कहते हैं हीरोडोइक एडेप्टेशन। इसका मतलब है ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी हम सेटिस्फाई क्यों नहीं रहते? क्योंकि हर नए माइलस्टोन को अचीव करने के बाद एक नया माइलस्टोन या गोल सेट करना हमारे लिए पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक इंसान अगर 1 लाख सेविंग्स कर लेता है तो उसका नेक्स्ट गोल क्या होता है? 10 लाख सेव करना। उसी तरह अगर एक इंसान 10 लाख सेव कर लेता है तो उसका नेक्स्ट गोल होता है 1 करोड़ सेव करना। और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है, जो कि हमको अपने खुद के ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। मॉर्गन हसल, जो लॉजी ऑफ मनी के ऑथर है, वो कहते हैं ट्रू हैप्पीनेस फाइनेंशियल फ्रीडम से नहीं, कंटेनमेंट से आती है। रियलिटी है ये कि आज एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बेसिक नीड्स पूरे कर लेती है और थोड़ा सा सेव कर ले तो वो ज्यादा कंटेंट फील कर सकती है। कंपेयर किया जा सकता है एक हाई अर्निंग इंडिविजुअल के साथ जो हमेशा नए टारगेट्स को अचीव करते रहते हैं। ये ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात, लेकिन मैंने भी इसी चीज को आज तक प्रॉपरली नहीं समझा। मैं भी उसी रेस में हूँ जो आप लोग दौड़ रहे हो, बट जो चीज मैं खुद को हमेशा समझाता हूँ वो एनफ नहीं रह जाता। तो बीच में कुछ प्रॉब्लम के कारण
आधा पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए मैं वो लास्ट कंक्लूजन का पार्ट अभी बोल देता हूँ। जैसे कि मैं बोल रहा था, मैं भी उसी रेस का पार्ट हूँ जिसमें आप लोग दौड़ रहे हो, बट जो भी चीज़ें मैं खुद हमेशा समझना चाहता हूँ लेकिन अभी तक समझ नहीं पाया, बस इतना बोलना चाहूँगा कि तुम्हारे जो गोल्स हैं वो अपने पर्सनल मीनिंगफुल होने चाहिए। पैसा कमाना है लेकिन कितना कमाना है ये नहीं पता, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। सबके लिए एक एनफ एनफ होता है। इसीलिए ला मेरा अभी का क्वेश्चन है कि अगर आपको लिखना होगा कि आपके लिए कितना पैसा एनफ है, तो आप कितना लिखोगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजन कि नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि लाइफ्स बिगेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस आर नॉट अबाउट मनी। क्योंकि देखो, लाइफ के सबसे बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजन ना अक्सर पैसों के बारे में होते हैं, ना ही पैसों के लिए होते हैं। वो हमको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें कहाँ रहना है, क्या खाना है, हमारे ड्रीम गोल्स क्या है, हमारे फ्यूचर करियर प्लान क्या है, ये सब पैसों के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं रहते। पैसों के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है। इमेजिन करो कि तुम एक एक्सपेंसिव से सिटी में रह रहे हो जिसमें शिफ्ट हो रहे हो, और क्योंकि वहाँ ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो क्या आप कैलकुलेट किया कि सिटी के एक्सपेंसेस कितना है, आपका सैलरी कितना है, उसी रिगार्डिंग आपका कैलकुलेशन रहना चाहिए। लेकिन ये सब ना सोचते हुए कि ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश में लोग भटक जाते हैं एक्चुअली। तो इसलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही है कि अपने आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए आपसे ये है कि आपने अपने लाइफ के कौन से बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए पैसों के बारे में डायरेक्टली सोचा है या इनडायरेक्टली सोचा, उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स में। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट कि नोबडी इज क्रेजी। ये बुक एक बड़ी ही पावरफुल चीज़ है when it comes to nobody is crazy, which means कोई भी क्रेजी नहीं होता मनीज के डिसीजंस को लेने के लिए। हर कोई अपने फाइनेंशियल डिसीजन अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होके ही करता है। एक इंसान जो अपने पेरेंट्स को बचपन से बहुत ही स्ट्रिक्ट फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए देखता है, वो शायद ज़्यादा कंजर्वेटिव हो सकता है एज कंपेरेटिवली दोज इंसान जो कि बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल बचपन से जीते आए हैं, जो उनको हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, जो कि ज़्यादा सोचते हैं, फिजूल खर्चे नहीं करते और अपने फाइनेंशियल डिसीजन को खुद लेने में बेटर बनने के लिए कोशिश करते हैं। आप जितना अपने फाइनेंशियल पर्सनैलिटी को समझेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन यही है आप लोगों के साथ कि आप अपने फाइनेंशियल पर्सनैलिटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? क्या आप ज़्यादा कॉशियस हो या रिस्क टेकर हो या फिर बैलेंस्ड हो? अपना आंसर मुझे ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में। लास्टली मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी बुक है जो ना ही सिर्फ फाइनेंशियली कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करती है, बल्कि एक इंसान के पर्सपेक्टिव को भी बहुत ही क्लियर करती है और वो चेंज भी कर सकती है। मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स किए हैं इस पॉइंट्स को समराइज करके आपके सामने एक वीडियो बना के देने के लिए, बट अगर आप मेरे से कुछ डिटेल मिस हो गया होगा और ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं लेकिन, तो आप बुक को रिफ़र कर सकते हैं। एक बार बुक को ज़रूर पढ़िएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। माई सेल्फ सचिन, I am signing off from this video.